एक कहा जाता है मशूक, एक कहा जाता है ख्वाजा सरा, एक होता है कलंदर जिसको बोलते हैं। ये क्या कैटेगरी है तीनों? बगावत करने वाले या कत्ल हो जाते हैं या मर जाते हैं या उनके बाल काट दिए जाते हैं या उनको वो लड़का लड़का कह के कम्युनिटी से निकाल दिया जाता है या उन पे चोरी के इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं या जैसे मेरे साथ हुआ, जैसे मुझे जेल भिजवा दिया गया झूठे इल्ज़ाम में, ऐसा सलूक उनके साथ किया जाता है। आप असल है या नकल है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी ने आपकी पैंट उतार के नहीं दी, ठीक है। लेकिन जब आप जुर्म कर रहे हैं तो असल है या नकल है, मुजरिम कहलाएंगे। 10 लोग रख के और उनसे धंधा करवाना शुरू कर दूँ। मेरे मालिक मकान का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्यों नहीं पूछा जा रहा? मालिक मकान क्यों नहीं मुझे पूछ रहा कि भैया आपने किरायानामा साइन किया था, आप यहाँ पे ये धंधा खोल के सरेआम चकला खोल के बैठी हैं। सीधा सीधा जो है ना एक माफिया गैंग है, ठीक है, पूरे तरीके से ये ऑपरेट करता है। इनके बदमाश इनके पास हैं सारे बंदे, पुलिस तक इनकी रसाई है, पूरे हर जो महकमे हैं उन तक इनकी रसाई है। इनके पास तो अंधाधुंध पैसा है। आप इनकी प्रॉपर्टी चेक करें, इनके पास सोने कितने ज़्यादा हैं, किलों के हिसाब से सोने, प्रॉपर्टीज इनके पास इतनी ज़्यादा कहाँ से ली हैं? मैं ख्वाजा सरा हूँ, मेरे पास क्यों नहीं बनी? तो हम करना नहीं चाहते क्योंकि हम इजी मनी कमाना चाहते हैं। साल मेरे पास रह के कमा के दिया, साल बाद मैंने उसको 5-6 लाख का बेच दिया है। अब साल जो मैंने कमाई उसके लिए वो भी ले ली, बाद में 5-6 लाख बेच के वो भी ले लिया, तो मेरा तो वो घर बैठा करोड़ों रुपए का वो माल है। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर, आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मेरे साथ मिस जूली मौजूद हैं जो कि ख्वाजा सरा है। पिछले दिनों आपने इनकी काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं और इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक माफिया कह लें, एक कुछ लोग कह लें, वो इनकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। इसकी वजह क्या है कि वो इनकी जान के पीछे पड़े हैं? और इसके अलावा ख्वाजा सरा कल्चर के मतलब मेरे पास बहुत सारे सवालात हैं, वो भी इनसे हम जानेंगे और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आने के लिए यहाँ पे और मुझे अपने चैनल में लेने के लिए बहुत शुक्रिया। तो जी सबसे पहले आप ये बताएं कि वो कौन लोग हैं जो अभी जान के दुश्मन बने हुए हैं, उसकी वजह क्या है? देखिए, मैं इस कल्चर के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, खिलाफ वर्जी है उसके ख़िलाफ़ हूँ। कोई गुरु अपने चेलों को कॉलेज पढ़ा रहा है, उनको नौकरी दिला रहा है, तो मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, मैं तो कल्चर को सपोर्ट करूँगी। लेकिन अगर कोई माफिया बन के ट्रैफिकिंग कर रहा है, स्लेवरी करवा रहा है, बैगिंग करवा रहा है, उसके मैं खिलाफ। बिल्कुल ये आप तसव्वुर ना लें कि मैं कल्चर के खिलाफ हूँ और मैं कल्चर को ले दे के पीछे पड़ गई और मैं उसमें से खामियाँ निकालती फिरेंगे और मैं कोई ज़ाती रंजिश निकाल रही हूँ। नहीं, मेरा ज़ाती रंजिश नहीं है। लेकिन आप देखें कि इसकी क्या वजह है, क्या ये आपको सही लगता है? क्या ऐसा घर होना जिसमें धंधा हो रहा हो और जिसमें ये सब कुछ हो रहा हो और एक गुरु 5-6 लोगों को धंधा करवा रहा हो, अगर तो मुआशरे की नज़र में ठीक है तो ठीक है भाई, लेकिन किसी की नज़र में ठीक नहीं। अपना बच्चा कोई नहीं छोड़ेगा। आप हक से बताएं, कोई इंसान अपना बच्चा उस गुरु के घर छोड़ के जाएगा? अगर एक इंसान भी छोड़ के जाएगा तो ठीक है भी, चलने दें। लेकिन अगर कोई नहीं छोड़ रहा, वही वजह है मेरे उस सिस्टम के खिलाफ होने की, क्योंकि कोई इंसान इस बात पे रजामंद नहीं हो रहा कि मैंने अपना बच्चा वहाँ छोड़ा। यही वो जुमला है, यही वो वजह है। अगर सारे लोग भाग भाग के आएँ, हर कोई आए कि भाई ये गुरु मेरा बच्चा भी अपने डेरे पे रख लें, गुरु मेरा बच्चा भी अपने डेरे पे रख लें, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं। मैं तो खुश होकर खुद डेरा बना लूँ, मैं तो भाग भाग के यहाँ चेलों को रखूँ, मैं उनसे दिन रात पैसे कमाऊँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? ये आपका जो मेन मकसद वो ये है कि जो हमारा इंसानी हक है, जिसमें तलीम है, हक है, आईनी हक है, सारे हक वायलेट वो मिलने चाहिए, चाहे वो ख्वाजा सरा कुछ भी। मैं खुद ख्वाजा सरा हूँ, मैं अपने हक के लिए बात कर रही हूँ तो वो सबके लिए बात हो रही है। मैं इंसान हूँ, मैं पाकिस्तान की शहरी हूँ और मैं हर वो हक लूँगी जो आइन में है, हर वो हक नहीं लूँगी जो गुरु ने मुझे दिया। मैं हर वो हक लूँगी जो आइन ने मुझे दिया। और अगर उस आइनी हक को कोई गुरु ख़राब करने की कोशिश करे, जब्त करने की कोशिश करे, मेरा वो हक मारने की कोशिश करे, तो मेरे पास पूरा हक और इख्तियार है कि मैं कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ कर सकूँ। जब से आप इस मिशन पे निकली है अब तक कितनी धमकियाँ आ चुकी हैं और कितने हमले हो चुके हैं? बड़े हमले, धमकियाँ मारे, बहुत कुछ आपको बताया, आप इस चीज़ के विटनेस है, काफ़ी कुछ हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे हौसला दिया। जज्जे भट्ट वाला केस आप देख लें, मानी वाला केस आप देख लें, उसके बाद ये जो मैं पुलिस में पकड़ी गई, उससे पहले ये अब तक मुझे धमकियाँ आती हैं और मेरे पीछे तो हाथ धो के पड़ेंगे। मतलब आपको पता है कि 24 घंटे आप वो शूट एंड साइड के फोकस मुझे किया, मैं बिल्कुल फोकस किया कि कहीं कि इसकी हमें गलती नज़र आए और हम इसको अटैक करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरा साथ दिया। देखिए, अल्लाह ने खुद फरमाया है कि जब आप हक की राह के लिए अल्लाह की मदद आपके साथ है। आपके अंदर वो इनकी स्मगलिंग भी की जाती है, सेल परचेज भी होती है, वो क्या सिस्टम होता है? देखें, आप तो इस चीज़ के चशमदीद गवाह भी हैं, आप कम्युनिटी में रिसर्च भी करते हैं, आप ग्राउंड रियलिटीज़ जानते हैं, आप बैक जो है ग्रास रूट लेवल तक पहुँचे हैं।
तो यहाँ पे जो गुरु होता है वो ये इस तरह से निज़ाम है कि ये अब मैं घर में रह रही हूँ, ठीक है, ये घर मेरा है, मैं ऐसे करूँगी कि मैं 3-4 ख्वाजा सरा अपने पास ले लूँगी, बुला लूँगी, ठीक है, और बुलाने के बाद मैं यहाँ पे उनको रख लूँगी, और रखने के बाद मैं उन्हें कहूँगी कि भाई अब यहाँ धंधा भी करना है तुम लोगों ने, यहाँ तुम लोगों ने जो है वो भीख भी मांगनी है, तुम लोगों ने सारा काम करके कमा के मुझे ला के देना है। अब चूँकि मैं इस इलाके में ये रह के कर रही हूँ, मैंने पुलिस के साथ भी अपना दुआ सलाम बनानी है, मैंने इस मोहल्ले के जितने बदमाश हैं उनसे भी दुआ सलाम बनानी है, ताकि मैं उन ख्वाजा सराओं को डरा सकूँ। सही। अब जो ख्वाजा सरा मेरे घर से निकलने की कोशिश करे या इनकार करे, तो उसके लिए फिर मैं कीमत लगाऊंगी कि भाई तुम्हारा 2 लाख रुपया तुम्हारी कीमत है, मुझे दो और चली जाओ। अगर मुझे लगता है कि ये मेरे घर में ठीक नहीं है, तो मैं किसी और ख्वाजा सरा जो गुरु जो माफिया का काम कर रहा है उसको जाके मैं बेच आऊँगी कि ये 2 लाख का तुम खरीद लो और मुझे 2 लाख, जिसको पेशा कहा जाता है, जिसको पेशा कहा जाता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो ये हर बार बढ़ता जाता है, डबल हो जाता है। ये आप जब आप गुरु आपका बदलता जाएगा, आपको अगले घर भेजा जाएगा, तो आपका डबल आपका जो है वो कीमत बना दी जाएगी। मतलब एक गुरु के पास 2 लाख है तो अगले के पास 4 लाख, उससे अगले के पास 6 लाख, और वो आप नहीं पे करना है, वो आपने वहाँ धंधा करके भीख मांग के उनको कमा के देना है। इस पर मतलब बगावत नहीं कर सकता कि मैं नहीं करता। इस पर बगावत करने वाले या कत्ल हो जाते हैं या मर जाते हैं या उनके बाल काट दिए जाते हैं या उनको वो लड़का कह के कम्युनिटी से निकाल दिया जाता है या उन पे चोरी के इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं, या जैसे मेरे साथ हुआ, जैसे मुझे जेल भिजवा दिया गया झूठे इल्ज़ाम में, ऐसा सलूक उनके साथ किया जाता है। ये कि जो इस चुंगल के अंदर फंस गया है वो फिर इसी का होकर रह गया है, बस वो निकलना बड़ा मुश्किल है फिर उसे, क्योंकि कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। मैं गुरु को चैलेंज नहीं कर सकती कहीं जाके। मेरी अभी मूवमेंट भी यही है कि मैं गुरु सिस्टम को क्रिमिनलाइज करवाना चाहती हूँ। देखें, जैसे नशा बेचना जुर्म है, मैं मानती हूँ ख़त्म नहीं होता। आप ये अगर कहते हैं कि गुरु सिस्टम ख़त्म नहीं होगा तो ना हो, लेकिन क्रिमिनलाइज तो हो ना। जैसे नशा बेचना क्रिमिनलाइज्ड है, जुर्म है, आप बेच रहे हैं लेकिन जुर्म आप कर रहे हैं। आप जो है वो बैगिंग माफिया का अगर हिस्सा हैं या आप भीख मांग रहे हैं तो आप मुजरिम हैं, आप जुर्म कर रहे हैं। तो ये गुरु माफिया जो है वो क्रिमिनलाइज्ड होना चाहिए। इनकी को पूछताछ होनी चाहिए कि गुरु कौन है, कहाँ से आया है, उसको किसने ये हक दिया कि वो 5-6 ख्वाजा सराओं को पास रख के उनको जो है वो डोमिनेट करे, उनको ऊपर जुल्म भी करे और उनसे जो है वो माल मंत्र भी ले, उनका सारा कमाया भी उनसे ले लो और उनको बेच ले। जब हम गुरु से किसी से सवाल करते हैं जाके, तो वो ये कहते हैं कि भाई हम किसी को लेके नहीं आए, ये लोग खुद हमारे पास आते हैं। देखें, खुद कैसे मेरे पास क्यों नहीं आते, मुझे तो ये समझ नहीं आती। मैं ख्वाजा सरा नहीं हूँ, मैं तो उनसे मशहूर भी ज़्यादा हूँ, अल्लाह ने तो मुझे शोहरत भी दी है, तो मेरे पास क्यों नहीं आते? सही। मेरे पास ना आने की क्या वजह है? मेरे घर तो ज़्यादा आने चाहिए। अगर तो वो खुद आते हैं तो मेरे घर क्यों नहीं आते? क्योंकि मैं रखती नहीं हूँ, मैं जगह नहीं देती। मैं उन्हें कहती हूँ कि भाई मुझे क्या पता तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो। सही, ठीक है ना। तो ये गुरु क्यों नहीं कहता? हो सकता है गुरु ने किसी मुजरिम को बना दिया हो ख्वाजा सरा बना के, हम तो नहीं जानते। कोई वेरिफिकेशन है, कुछ है आपके पास? ठीक है, ये मेरा घर है, यहाँ पे मैं रह रही हूँ, यहाँ पे मैं अपना शनाख्ती कार्ड दे के रह रही हूँ, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया, किराएनामे का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं किस हैसियत से यहाँ पे 10 लोग रख के और उनसे धंधा करवाना शुरू कर दूँ? मेरे मालिक मकान का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्यों नहीं पूछा जा रहा? मालिक मकान क्यों नहीं मुझे पूछ रहा कि भैया आपने किरायानामा साइन किया था, आप यहाँ पे ये धंधा खोल के सरेआम चकला खोल के बैठी हैं। और आप देखें कि ये मोहल्ले में ये जो गुरु माफिया है, इन्होंने किराए के घर लिए हुए। सही, अपने ज़ाती घर नहीं है, इनके किराए के घर हैं जहाँ पे ये धंधा होता है। जब कुछ ऐसा वाक़या होता है तो वो वहाँ से भाग जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। अब आप ये देखें, इतने कत्ल हुए हैं ख्वाजा सरा इस हफ्ते महीने के अंदर कोई 7 कत्ल हो चुके हैं। सही। तो आप मुझे ये बताएं कि उन 7 जो कत्ल हुए वो अपने माँ बाप के घरों में थे या गुरु के घरों में थे? जब कत्ल हुए गुरु के घरों में, गुरु के घरों में थे। माँ बाप के घर में कोई एक बताएं, 7 में से कोई एक माँ बाप के घर में था और बाकी गुरु के घर में थे? सारे इधर थे, सारे गुरु के घर में थे। क्या इस बात से हमें ज़रा सा भी ये लिंक और हिंट नहीं मिलता कि सारे गुरु के घर में क्यों कत्ल हो रहे हैं? सही। और गुरु के घर में कत्ल हो रहे हैं तो गुरु रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं? मेरे घर में एक बंदा रह रहा है, मेरा उससे कोई फैमिली ताल्लुक नहीं है, कोई फैमिली ट्री से मेरा ताल्लुक नहीं है, ठीक है। मेरे पास तो एक मुलाजिम ही है ना, मेरे पास तो एक मैं मालिक हूँ इस डेरे का और मैं यहाँ पे मुलाजिम रख ली जो सेक्स वर्क कर रही। उनमें से कोई कत्ल हो जाता है तो मैं जवाबदेह नहीं हूँ? बिल्कुल, क्या पता मैं नहीं करवाया। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना। तो आप गुरु को क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट कर रहे? जिन जिन डेरों पे कत्ल हुए हैं उन डेरों के गुरु की तरह भाई, उनको इन्वेस्टिगेट करें, उनसे पूछें कि यहाँ पे कौन आता था, कौन जाता था, किसने? आपको लगता है कि ऐसे राह जाता है, एक बंदा जा रहा है और उसके ज़हन में ख्याल है कि यार यहाँ ख्वाजा सरा रहता है, चलो उसे गोली मारा? क्या ये प्रैक्टिकल बात है? आपको लगता है कि ऐसे दुनिया गोली मार रही है हमें? कभी भी नहीं। ऐसे तो नहीं कभी रास्ते में जा रहा था वो जाहिर है कोई ना कोई वजह होती है, पीछे वजह है, वो वजह जानना बहुत ज़रूरी है। उस वजह को ट्रांसफोबिया के ज़ुमरे में डाल के गुरु जो है फ़ौरन से बात को कवर अप कर लेते हैं कि हम तक बात ना पहुँचे। सही। तो बिल्कुल मैं बार बार कहूँगी कि आप इसको क्रिमिनलाइज करें या एक लीगल स्टेटस होना चाहिए। गुरु सरपरस्ती लेना चाहता है वो अदालत में जाए, सरपरस्ती का कानून मौजूद है, वो सरपरस्ती ले ले। मैं देखूंगी गुरु कैसे 20 लोगों की सरपरस्ती लेता है कि मैंने इनको धंधा करवाना है और अदालत में जाके कहे मैंने इनसे सेक्स वर्क करवाना है और मुझे सरपरस्ती दे दे। अदालत देती इस तरह सरपरस्ती? कभी भी नहीं देगी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो लॉजिक है, जो दलील है, जिसकी वजह से मैं मेरे ख्याल आपका मिशन भी यही है और अपने चैनल भी इसी चीज़ को किया हुआ है। बिल्कुल यही है। और मैं बिल्कुल ह्यूमन राइट जो है उनको ह्यूमन राइट डिफेंडर हूँ। मेरा
जो है प्रोफाइल ह्यूमन राइट डिफेंडर है, तो मैं ऑब्वियसली अपने काम के साथ सिंसियर हूँ। अच्छा, जहाँ पे ये ख्वाजा सरा की स्मगलिंग होती है या कह लें कि सेल परचेज होती है, वहाँ पे इनके इलाके भी बटे होते हैं। बिल्कुल, देखेंगे इसी तरह से है जैसे बच्चों को भीख मंगवाने वाला माफिया एक है ना, कि बच्चे गवाह हो जाते हैं यहाँ से, फिर वो भीख मंगवाते हैं। हम सबको पता है कि कैसा माफिया एग्जिस्ट करता है। सही। कि जो मर्द और औरत जो बच्चे हैं, हाँ जी। जो उनको भी एक माफिया उठा के ले जाता है, उन्होंने भी अपने इलाके बनाए होते हैं। सही। कि ये मेरा इलाका है, इस पूरे इलाके में मेरा ग्रोह भीख मांगेगा, ये मेरा इलाका है। तो इसी तरह से इस माफिया गुरु ने भी इलाके बनाए हुए हैं कि इस डोमेन में जो चेला आएगा, जो ट्रांस आएगा, वो मेरा है। सही। इस डोमेन में जो आएगा वो मेरा है। तो सही। ये डोमेन्स बनी हुई, ये इलाका बना हुआ है। इस जिस इलाके में मैं मौजूदा रह रही हूँ, इसमें भी कोई हाजी के साथ उसमें हाजी टाइटल लगा के पता निशानी के बिल्लो कोई ऐसा गुरु है जिसका ये इलाका है, सही। जिसने ये इलाका लिया हुआ। अब इस इलाके में किसी ख्वाजा सरा ने रहना है तो उसकी मर्ज़ी से रहना है, वरना यहाँ पे वो इजाज़त नहीं देती रहने की। आप मुझे बताएं कि रियासत के अंदर रियासत बना के ये लोग रह रहे हैं, उनको पूछ नहीं रहा। ये तो सीधी बगावत है ना। बगावत नहीं है। अच्छा, मैंने सुनने में आया कि बगावत का नाम ना दें, ये सीधा सीधा जुर्म है। रियासत के अंदर अपनी रियासत बना के आप रह रहे हैं, आपने पूरा इलाका खरीदा हुआ है और आप इलाके के मालिक बने, हुकूमत को पता ही नहीं है। अच्छा, इसमें ये भी होता है कि वो इनके पास स्टाम्प पेपर भी होते हैं। वो स्टाम्प पेपर आपस में लेते हैं ना। मसलन यहाँ पे अब जो मालिक है उससे अगर मैं कहूँ कि भाई ये तुमने इलाका जो है मुझे दे दो, तो वो कहेगा ये इलाका तुम 10 लाख का इलाका तुम ले लो, ये स्टाम्प कर दो। मैं 10 लाख का ये इलाका लेके बैठी हूँ, वो किस चीज़ का स्टाम्प कर रहे हैं? मैं 10 लाख का ये इलाका लेके बैठ गई हूँ। अब यहाँ पे आने वाला हर ख्वाजा सरा मुझे जवाब दे, मैं उससे भत्ता ले रही हूँ। देखिए, ये तो सीधा सीधा जो है ना एक माफिया गैंग है। सही। ठीक है, पूरे तरीके से ये ऑपरेट करता है। इनके बदमाश इनके पास हैं सारे बंदे, पुलिस तक इनकी रसाई है, पूरे हर जो महकमे हैं उन तक इनकी रसाई है। पैसा इनके पास ज़्यादा, जारी बात है। एक गुरु आपको पता पर डे कितना कमा रहा है? मेरे पास अगर 6 ट्रांस रह रहे हैं, वो पर डे 2000 कमा के मुझे दे रहे हैं, तो मैं पर डे का कितना कमा रही हूँ? 12,000 एक दिन का घर बैठे। और महीने का मैं कितना कमा रही हूँ? और गुरु के पास तो 20-20, 30-30 चेले हैं। मैं तो आपको 5-6, वैसे बहुत छोटा छोटी सी मिसाल दी। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 20-20, 25-25 इनके चेले हैं, और उनसे ये पर डे कितना कमाते हैं, और महीने का कितना कमाते हैं, और साल का फिर ये कितना कमाते हैं। तो फिर इनके पास तो अंधाधुंध पैसा है। आप इनकी प्रॉपर्टीज़ चेक करें, इनके पास सोने कितने ज़्यादा हैं, किलों के हिसाब से सोने, प्रॉपर्टीज़ इनके पास इतनी ज़्यादा कहाँ से ली हैं? मैं ख्वाजा सरा हूँ, मेरे पास क्यों नहीं बनी? सही। मैंने क्यों नहीं वो महल बनाए जो इन्होंने बनाए? और आप विटनेस हैं, आपको पता है कि इनके पास कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं और इन्होंने बनाई हुई हैं, और इन्होंने किस तरह बनाई हैं, कौन सा मिल चलाई है, कोई इनका कारोबार है, क्या कारोबार है? एट द एंड आप पूछें तो कारोबार क्या जी? हम इंसान बेच के खरीदते हैं, ख्वाजा सराओं को धंधा कराने का काम करते हैं, और क्या करते हैं? और ये बड़े आसानी से ये लेम एक्सक्यूज़ दे देना कि हम धंधा करने के अलावा क्या करें। तो मेरा ख्याल है अब हम जो सक्सेस स्टोरीज नज़र आ रही हैं, उन्होंने ये बात ख़त्म कर दी कि हम क्या करें। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है। अब वो बहाना नहीं रहा कि हम धंधा ना करें तो क्या करें, हम भीख ना मांगे तो क्या करें, हम क्या करें वो जूली देखें, हम क्या करें वो सारा देखें, हम क्या देखें वो निशा देखें, वो ये स्टोरीज़ देखें जो अब नई स्टोरीज ट्रांस की आ रही हैं, जो करके आ रही हैं। तो अब आपके पास वो एक्सक्यूज़ नहीं रहा कि भाई हम डांस ना करें, हम धंधा ना करें तो क्या करें, हमारे पास बहुत कुछ है करने को, हम करना नहीं चाहते क्योंकि हम इजी मनी कमाना चाहते हैं। और आप देखें डोमिनेंट किया हुआ गुरुओं ने, वो किसी कीमत पे। अब जिस गुरु का सारा निज़ाम चेलों की कमाई है, वो गुरु चाहता है कि ये तालीम हासिल करे और नौकरी करे? कभी भी नहीं चाहेगा। आप खुद ही बताएं ना, ये तो कॉमन सेंस है कि अगर मैं एक इंसान से महाना लाख रुपया कमा रही हूँ और बदले में मैं उसे कुछ नहीं दे रही, तो मैं किसी कीमत पे चाहूँगी कि ये नौकरी करे और ये तालीम हासिल करे? मैं जाने दूँगी उसे? मैं तो हर मुमकिन कोशिश से उसको रोकूंगी। ठीक है, मैं तो उसकी देखें 1 साल मेरे पास रह के कमा के दिया, साल बाद मैंने उसको 5-6 लाख का बेच दिया। अब साल जो मैंने कमाई उसके लिए वो भी ले ली, बाद में 5-6 लाख बेच के वो भी ले लिया। तो मेरा तो वो घर बैठा करोड़ों रुपए का वो माल है। सही। इंसान को मैंने बनाया हुआ, तो मैं कैसे चाहूँगी? यही वजह है कि माफिया मेरे पीछे पड़ा हुआ है और वो किसी कीमत पे नहीं चाहते कि ये ख्वाजा सरा छोड़ के अपनी तालीम हासिल करें और ये नौकरियाँ करें। इसीलिए तो वो मुआशरे को ये कहते हैं कि हम क्या करें, हमारे पास कुछ और करने को नहीं है, और हम जैसे जो लोग करने के लिए आते हैं उनको डरा धमका के छुपा देते हैं। अच्छा, ये जो स्टाम्प होते हैं ये चैलेंज हो सकते हैं किसी जगह पे? हर जगह पे चैलेंज हो सकते हैं। इनकी लीगल हैसियत क्या है? मतलब कि मैंने एक इलाका खरीदा हुआ, किस हैसियत से खरीदा हुआ? मैंने किस कानूनी हैसियत से इलाका? एक तो है ना कि जो आपका मतलब जो ये ख्वाजा सरा सोसाइटी है, जो कल्चर है, अब इसके अंदर ही आप एक दूसरे के साथ लेन देन कर सकते हैं। हमारा इस्लाम कल्चर है, हम मुसलमान ख्वाजा सरा जो हैं, हम लोगों एज अ मुस्लिम अपना कल्चर प्रमोट करते हैं। मैं आपको क्या लगता है कि इस्लाम छोड़ के एक ख्वाजा सरा कल्चर को लेके साथ चल रही? नहीं, मेरा सवाल दूसरा, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। देखें, अब मिसाल के तौर पर आपका सामने वाला घर मेरा है, ठीक है, अब आप गुरु हैं या एक दूसरा गुरु है, अब उसने आपके साथ स्टाम्प कर लिया कि ये इलाका ही मेरा है, जबकि जगह तो मेरी है, वहाँ पे मैं रह रहा हूँ, ठीक है ना। उसने आपके साथ स्टाम्प किया है कि यहाँ पे जो भी ख्वाजा सरा वाला सिस्टम होगा वो सारा मेरा होगा। जो आपका स्टाम्प हुआ इसकी कानूनी हैसियत होती है, उसमें नहीं होती ना, अदालत में कब जाता है वो स्टाम्प? तो ये स्टाम्प ये भी इलीगल है।
डराने के लिए इलीगल है ना। इसका क्या है मतलब कि मैं भी आपके साथ स्टाम करती हूँ कि ये इंसान मैंने आपको 10 लाख का बेचा, ये स्टाम ले लें, सही। तो आप उसे कानून में ले जाए, अदालत में ले जाएंगे कि इसने मुझे बेचा, आप तो पकड़े जाएंगे। आप अदालत में जब ये स्टेटमेंट देंगे कि मैंने 10 लाख का खरीदा है, तो आइन के मुताबिक तो आप मुजरिम है। तो स्टाम्प किस बेस पे लिया जाता है? सिर्फ डराने के लिए आपस में। नहीं, जब स्टाम्प आप अदालत से लेते हैं, हाँ, वो किस बेस पे लिया जाता है? वो हलफनामा है ना स्टाम्प के। अच्छा, हल्फिया बयान लिया जाता है, हल्फनामा। हाँ, तो वो तो वैसे भी आईडी कार्ड के ऊपर मिल जाता है, वैसे भी मिल जाता है। आप वैसे भी किसी से जबरदस्ती साइन करा लेते हैं, आप ब्लैंक के ऊपर साइन करा लें, चेले से ऊपर जो मर्जी लिख लें, उसको कौन चैलेंज करें? वो स्टाम्पनामा वो होता है जो पुलिस स्टेशन में हो। हाँ जी। अगर तो ये पुलिस स्टेशन में स्टाम्पनामे होते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अगर ये स्टाम्पनामे अदालत में जाके होते हैं वकीलों के थ्रू, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन आप 4 गैंग के ग्रोह जो बदमाश लोग हैं, क्रिमिनल, ठीक है, वो बैठ के आपस में एक दूसरे को स्टाम्प देने, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, सिर्फ मुझे चेला हूँ तो मुझे डराने के लिए कि मैं देखूँ कि उसने तो भाई लिख के स्टाम्प के ऊपर से मुझे बेच दिया, मैं आप क्या जाऊँगी। वो स्टाम्प लेके मुझे डराते रहेंगे कि देखो तुम्हारा लिखा हमारे पास है, हम तुम्हारे साथ कुछ भी कर देंगे। उससे ज़बरदस्ती अंगूठे साइन लिए हैं। जो मेरे आपसे एक दिन पहले भी बहस हो रही थी, तो मेरा सवाल फिर रिपीट होगा। ख्वाजा असरा और जनाना, ये 2 किस्में हैं, ये कोई अलग अलग चीज़ है? नहीं, देखें, एक ही किस्म के अलग अलग नाम है। अच्छा, नाम बंदा, अलग-अलग। मर्द, ठीक है ना, ये मेल की नाम है, सही। ठीक है ना। तो नर, ये मेल की सारे नाम है। इसी तरह ख्वाजा सरा के ही सारे नाम हैं, ठीक है। मूरत भी इसी का ख्वाजा सरा का नाम है। ट्रांसजेंडर कह लें, मूरत कह लें, जनाना कह लें, ज़नखा कह लें, आप इसको ख्वाजा सरा कह लें, ये एक ही जिन्स के मुख्तलिफ नाम है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि जो आप मर्द हैं तो मैं आपको बंदा कहूँ, मैं आपको मर्द कहूँ, मैं आपको नर कहूँ, तो एट द एंड आपकी जो जिन्स है वो मेल, सही, ठीक है। तो ट्रांस एक ही टर्म है, ठीक है। और ये इसके अंदर मुख्तलिफ जो नाम हैं वो उसी के मुख्तलिफ नाम, सही, ठीक है, अपनी अपनी ज़ुबान। बहुत सारे ख्वाजा सरा हम देखते हैं जो सड़कों पर भीख मांग रहे होते हैं, ठीक है। कुछ जो है ना वो टोली बताई जिसको कहते हैं वो कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी किस्में हैं। इसमें पहचान कैसे होती है कि ये असल ख्वाजा सरा है, ये 2 नंबर है? देखिए, हमें पहचान करनी क्यों है? जब वो भीख मांग रहा है वो भिखारी है, वो असल ख्वाजा सरा है या वो नकल ख्वाजा सरा है वो भिखारी है। भीख मांगने वाला भिखारी कहलाएगा। मैं किसी बात पे ये जस्टिफाई नहीं कर सकती कि ये असल ख्वाजा सरा है तो भाई भीख मांगना जायज़ है, ये नकल ख्वाजा सरा है तो भीख मांगना नहीं जायज़ है। नहीं, भिखारी भिखारी है, ठीक है। आप बाहर बधाई देने जा रहे हैं, बधाई का शोबा क्या है मुझे नहीं पता, बधाई की आपका क्या ये प्रोफेशन है मुझे नहीं पता, मैं इंसान हूँ। कोई बच्चा आपका कोई बेटा कहेगा कि अब्बू कल को मैंने बधाई लेने वाला बनना है, मैं चाहता हूँ कि मैं बड़ा हूँ तो लोग मुझे बच्चे पैदा होने पे बुलाएं और मैं बधाई दूँ। ये कोई शोभा नहीं है, ये कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है। ये आपने एक काम बनाया हुआ है, एक इसको आपने कल्चरल वैल्यू दे के आपने ये कहा कि हमारे विरसे का हिस्सा है, तो चलो ठीक है ये हिस्सा है, लेकिन इस शोबे में इज्जत नहीं है। जो ख्वाजा सरा असल है या नकल है, जब वो बधाई लेने जाएगा तो वो अपनी डिग्निटी चैलेंज करके जाएगा, ठीक है ना। मज़ा तो तब है कि आप असल नकल ख्वाजा सरा असल हैं या नकल हैं, आप अपने घर किसी को बधाई देने के लिए बुलाएं, किसी मर्द या किसी औरत को, उसको अपने बच्चे के पैदा होने पे नचवाएं और उसको पैसे दे के भेज दें, सही, ठीक है। आप ऐसा करें। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे और आप ये काम खुद कर रहे हैं तो मैं तो उसके अगेंस्ट हूँ। अब ये असल ख्वाजा सरा करे या नकल करे, ये काम ही गलत है। हाँ, देखिए, आप आइन की खिलाफ वर्जी ना करें। आप असल हैं या नकल हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी ने आपकी पैंट उतार के नहीं देखी, ठीक है। लेकिन जब आप जुर्म कर रहे हैं तो असल हैं या नकल हैं, मुजरिम कहलाएंगे। एक कहा जाता है मशूक, एक कहा जाता है ख्वाजा सरा, एक होता है कलंदर जिसको बोलते हैं, ये क्या कैटेगरी है तीनों? देखें, ख्वाजा सरा मशूक जो है ना, वो ख्वाजा सरा के अंदर जो खूबसूरत ख्वाजा सरा होता है। देखिए, हम जैसे हमारे मर्दों में कुछ मर्द खूबसूरत हैं, औरतों में कुछ औरतें खूबसूरत हैं, तो उनके लिए जैसे हम कहते हैं बहुत खूबसूरत हो, ठीक है। तो हम अपनी फ़ारसी लैंग्वेज या ख्वाजा सरा जो तबका यहाँ पे है, तो उन्होंने उसको मशूक कहते हैं। जो खूबसूरत ख्वाजा सरा है उसको मशूक कहते हैं, ठीक है। तो मतलब ये खूबसूरत के लिए है, वो मर्द भी को खूबसूरत है तो उसे भी हम कहेंगे मशूक है, औरत भी को खूबसूरत है तो हम कहेंगे। ये सिर्फ लफ्ज़ है, एक हाँ मशूक लफ्ज़ है जो किसी की खूबसूरती को बयान करने के लिए, किसी का जो है पर्सनैलिटी बयान करने के लिए कि अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छा खूबसूरत है, तो वो मशूक उसे कहते हैं, ठीक है, ठीक है। जो कलंदर है वो एक स्पिरिचुअल चीज़ है, वो जिन से रिलेटेड चीज़ नहीं है। कलंदर कोई मर्द बन सकता है, कोई औरत बन सकती है, कोई ख्वाजा सरा बन सकता है। वो इंसान जो दुनिया से मावरा हो गया है, वो इंसान जो रूहानियत में चला गया है, जिसने रूहानी लिबास पहन लिया है, या अपने आप को रूहानियत ढूंढने में लग गया है, जैसे कि हमारे बुजुर्ग। नहीं, आप दूसरी तरफ चले गए, ये तो उस कैटेगरी में चले जाता है ना।
आपके ख्वाजा सराओं में कुछ कहा जाता है ये कलंदर है? कलंदर वही बता रही हूँ ना कि वो स्पिरिचुअल है। हमें ये लगता है कि किसी एक इंसान ने अगर एक लफ्ज़ बता दिया ना, कोई एक बात बता दिया, तो हम उसको हरफ आखिर समझ लेते हैं कि बस वो बता दिया तो वही ठीक है। अब नया नैरेटिव सुनने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, या एक नई बात दलील सुनने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। ये तो हमारा अलमिया है, दुनियादारी निभाना ज़रूरी है। हमारा इस्लाम हमें ये दर्स देता है। मुझे नहीं पता कि किस बुनियाद पर दुनियादारी छोड़ देता है कोई मुसलमान, और वो ये कह के कि मैं कलंदर रूहानियत। अच्छा, मैंने एक वीडियो देखी थी पिछले दिनों, उसमें वो बता रही थी, ख्वाजा सरा थी, वो कब्रों पे जाके ना जूतियाँ मारते हैं। वो क्या वजह होती है, क्यों मारते हैं? जहालत है ना, वो जहालत है। वो ये सारे एक्ट जहालत के हैं। मैं कल को जाके तो लोगों को मारने लग पड़ूँ तो आप कहीं इसकी क्या नहीं, वैसे वजह क्या होती है, वो क्यों मारते हैं? जहालत ही है ना वजह। क्या आप लोग दरबारों पे ये पीरों को क्यों सजदे करते फिर हैं? ये कोई नंगा बैठ जाता है तो नंगा पीर क्या है कि उसको क्यों पैसे देने लग पड़ते हैं, क्यों जाके दमाले और नाचने? नहीं, वो ज़ाहिर उनकी पीछे वजह होती है ना, वो उनको मानते हैं ना कि ये बड़े अल्लाह वाले हैं। वजह ये है कि कब्र में जूती मारेंगे, ये मेरा गुरु था, इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इसने इलाका किसी और को बेच दिया। इंतकाम में ही मारा जाता है, इंतकाम में यह कह लिया। मतलब जूता आप तजलील किसी की कर रहे हैं, आप वैसे ही आप मतलब जहालत है। अब इसका मैं आपको क्या जवाब दूंगी? कोई कब्र पे क्यों जूतियाँ मारा, जहालत कर रहा है। अब इसमें मुझे तो कोई लॉजिक समझ नहीं आता। मरने वाला मार के बेहुरमती है कब्र की, कब्र पे जूती मारा। अब जिस भी लॉजिक से मार रहे हैं बेहुरमती है। कब्र पे जूता मारना कोई दलील नहीं है कि आप कोई दलील दे के जूता मारना शुरू कर दें, ना मुझे पता है ऐसी बात। चले नाज़रीन, अभी जूली से हम बात कर रहे थे, बड़े मैंने असल में जो सवाल मैंने इनसे पूछे हैं ये सारे ही इस ख्वाजा सरा कम्युनिटी और इस कल्चर के ख़िलाफ़ थे, और जूली ने बड़े अच्छे तरीके से उसको जो है ना वो एक्सप्लेन किया है। और मेरी दुआएं आपके साथ हैं जूली, कि अल्लाह पाक आपको इस मिशन में कामयाब करे, क्योंकि आप हक़ पे चल रही हैं, और हक़ पे चलने वालों को जो है ना वो अल्लाह पाक भी जो है ना उनकी मदद करता है, उनके साथ चलता है। नाज़रीन, आप जूली की बातों से कितना इत्तेफाक करते हैं आपने हमें कमेंट सेक्शन में लाज़िम बताना है। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद गौहर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।